Hello students, welcome to all of you on our learning platform. The name is STGL Board. प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पार्ट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। पिछले 4 वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरी के बारे में मैंने पढ़ाया है। ये 5वां वीडियो है। सीमाओं का वर्णन करने से पहले हम परिचय पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का व्यापक स्तर पर अध्ययन करता है। जी हाँ, हमने पिछले वीडियो में भी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में व्यापक स्तर पर, वृहत स्तर पर बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके हमारा लेक्चर 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का व्यापक स्तर पर अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय की गणना करना, राष्ट्रीय रोजगार की स्थिति का पता लगाना, पूरे राष्ट्र स्तर पर सामान्य कीमत स्तर का पता लगाना और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण शीर्षकों का, महत्वपूर्ण तकनीकों का, महत्वपूर्ण चरों का हम अध्ययन समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यद्यपि यह बहुत उपयोगी है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमा का मतलब आप दोष से नहीं लगाइएगा। दोष का मतलब इंग्लिश में होता है डिमेरिट्स, यानी गलत तो गलत। सीमा का मतलब है एक हद तक सही, उसके पार जाने पर गलत हो जाता है। इसकी प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। अब हम एक एक सीमाओं का वर्णन विस्तार से पढ़ेंगे। हमारी पहली सीमाएं हैं व्यष्टिगत विश्लेषण की उपेक्षा। व्यष्टिगत का मतलब व्यक्तिगत से है और माइक्रो से है, और उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोर करना। समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, इसलिए यह विशिष्ट व्यक्तियों या विशिष्ट फर्मों के व्यवहारों या उनके विश्लेषण को नजरअंदाज कर देता है। इस शीर्षक का मतलब यही है कि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो व्यष्टि के आंकड़ों या व्यष्टि की सूचनाओं को हम अनदेखा कर देते हैं। हम समस्त की बात करते हैं, वृहत की बात करते हैं, सामूहिक की बात करते हैं। व्यक्तिगत आय या किसी एक वस्तु के उत्पादन या एक फर्मों के उत्पादन का अध्ययन हम नहीं करते। पूरे देश के लोगों की आय, पूरे राष्ट्र की आय, पूरे देश के रोजगार की स्थिति, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास संपूर्ण रूप से पढ़ते हैं। हमारी दूसरी सीमा है सामान्यीकरण की समस्या। समष्टि अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि जो बात पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू होती है वही हर व्यक्ति या उद्योग पर भी लागू होगी, परंतु यह हमेशा सही नहीं होता। ये बात सच है कि दो उद्योगों की सूचनाएं और उनका विश्लेषण कभी समान नहीं हो सकता। उनके उत्पादन, उनकी पूंजी, उनकी आमदनी कभी एक नहीं हो सकती। परंतु जब वृहत स्तर पर पढ़ते हैं तो हम सबको एक जैसा मान के पढ़ते हैं, और एक जैसा मानने को हम कहते हैं सामान्यीकरण। तो वृहत स्तर पर तो सही है, परंतु हमेशा सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए सामान्यीकरण की समस्या होती है। ये समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। हमारी तीसरी सीमाएं हैं सटीकता या शुद्धता की कमी, एक्यूरेसी, लैकनेस ऑफ एक्यूरेसी। समष्टि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त आंकड़े और अवधारणाएं जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति आदि अनुमान पर आधारित होते हैं, इसलिए परिणाम हमेशा बिल्कुल सटीक या शुद्ध नहीं होते। जी हाँ, देखो, अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू का सटीक आंकड़ा लाना या उसकी जानकारी लाना असंभव है, और भारत जैसे देश में तो बहुत ही असंभव है, क्योंकि अभी हम तकनीकी रूप से इतने प्रबल और शक्तिशाली नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सी चीजें सरकार को तो उनके विभागों से मिल जाते हैं, उनके संस्थाओं से मिल जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी आंकड़े हैं जिनको सरकार अनुमानों के आधार पर लाती है। अब अनुमान पर लाए गए आंकड़े शुद्ध हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो आंकड़े होते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध और सटीक
नहीं होते हैं, यानी उनमें कुछ खामियां रह सकती हैं। हमारी चौथी सीमाएं हैं सांख्यिकी आंकड़ों पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र का विषय सामग्री मुख्यतः सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित होता है। यदि आंकड़े गलत या अधूरे हो तो निष्कर्ष भी गलत एवं भ्रमात्मक निकल सकते हैं। यह सीमा हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि हमारे देश में सरकार जो अर्थव्यवस्था से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए जिन संस्थाओं का सहारा लेती है, उसमें से एक संस्था है, उसका नाम है सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग। और राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग हमारे देश में बृहत स्तर पर कार्य करता है और यही पूरे आंकड़े इकट्ठा करता है और सरकार को बताता है। यदि अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को गलत इकट्ठा करते हैं, संकलित गलत करते हैं, तो इससे जो परिणाम निकलेंगे वो गलत और भ्रमात्मक हो सकते हैं। तो समष्टि के शास्त्र के जो परिणाम हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध भी नहीं है और हम पूरी तरह से सांख्यिकी के आंकड़ों पर निर्भर हैं। तो निर्भरता, सांख्यिकी के ऊपर निर्भरता कभी कभी हमें गलत और भ्रमात्मक की तरफ भी ले जा सकती है, क्योंकि सांख्यिकी के आंकड़े पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते। शुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने आंकड़े को किस तरीके से संकलित किया है, और आंकड़े संकलित करने के तरीके सांख्यिकी के अंदर आपने अगर पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। हमारी पांचवी सीमाएं हैं नीतिगत कठिनाइयां। समष्टिगत सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई नीतियां जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, कर नीति आदि कभी कभी व्यवहार में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जी हाँ, समष्टिगत अर्थशास्त्र का विश्लेषण कर यदि आप नीति जो बनाते हैं वो जरूरी नहीं कि 100% बिल्कुल सही हो, उनको लागू करने में कुछ कठिनाइयां हो सकती है और उनके परिणाम भी अलग अलग आ सकते हैं। वो सफल हो भी सकते हैं, कुछ मायने में नहीं भी हो सकते हैं। हमारी आखिरी सीमा है गतिशील परिस्थितियों की उपेक्षा। गतिशील का मतलब परिवर्तन होना, बदलते रहना, और उपेक्षा का मतलब अनदेखा करना। समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत साधारणतया स्थिर परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, जबकि वास्तविक अर्थव्यवस्था निरंतर परिवर्तनशील हो रही है, अर्थात होती है। आज का आधुनिक युग बहुत तेजी से बदल रहा है, तो बदलते दौर के हिसाब से यदि हम विश्लेषण करेंगे तो परिणाम सही निकलेंगे, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र के जो आंकड़े हैं वो स्थिर अर्थव्यवस्था पर आधारित होते हैं, स्थिर परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। तो गतिशील परिस्थितियों की हम उपेक्षा कर देते हैं, जिसकी वजह 6 सीमाओं का वर्णन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि समष्टिगत अर्थशास्त्र हमें अर्थव्यवस्था की व्यापक समझ देता है, लेकिन इसकी सीमाएं यह हैं कि यह व्यक्तिगत भिन्नताओं, सटीकता और व्यवहारिक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं दर्शा पाता। जी हाँ, ये सभी बातें हमने 6 शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स करना भी ना भूलें।